हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज का दिन हम सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के ही दिन हम अंग्रेज़ों की करीब 200 की गुलामी के बाद आज के दिन ही हमको क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। ठीक है, यानी कि बात करें तो मेन रूप से यानी कि स्वतंत्र रूप से हम आज ही का दिन ऐसा था जिस पे मुक्ति की सांस ले पाए थे। 15 अगस्त 1947 को ही हमारा भारत देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यदि हम बात करें तो इस 15 अगस्त की जो खास बात है वो ये है कि जम्मू कश्मीर सहित यानी कि बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेके यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में आज के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी तक जम्मू कश्मीर को एक विशेष मतलब उसको दर्जा मिला था और वहाँ पे ये नहीं मनाया जाता था, जो कि अब पूरे देश में यानी कि भारत का जो जम्मू कश्मीर है वो भी अब भारत में शामिल कर लिया गया है और पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और है कि कोविड-19 की वजह से हम सबको अपने घरों पे ही रह के ये सब कुछ मनाना पड़ रहा है और हम किसी जैसे भी स्कूल कॉलेज और भी जो अदर संस्थान होते हैं वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। सो हम सभी लोग क्या करें, अपने घर पे ही इंडिपेंडेंस डे मनाएं, वही हम सब के लिए अच्छा होगा। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे बात करें यदि तो कल का अभ्यास प्रश्न हमारा था, इसमें आप सभी से पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन यानी कि ITER के सत्र का आयोजन हाल ही में किया गया था। तो इसमें पहला था भारत में, दूसरा था फ्रांस में, तीसरा था दक्षिण अफ्रीका में और चौथा था हमारा चीन में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रांस में। ठीक है, उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया था आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन यानी कि ITER के सत्र का आयोजन फ्रांस में हाल ही में किया गया था। इस संगठन के सत्र का अवसर फ्रांस के एक बात करें यदि हम तो भव्य आयोजन में किया गया था और इस आयोजन का जो उद्घाटन था वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों यानी कि मैक्रो ने किया था और इस सत्र में दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, यानी पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बताया गया था कि मतलब पूछा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया है। तो इसमें पहला इजराइल, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा इजराइल। उसके बाद इसके व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों देशों में रिश्तों का सामान्य मतलब कि रिश्तों को सामान्य करने के लिए सहमति बन गई है। इस समझौते के तहत क्या होगा कि इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार हो गया है। वहीं UAE इजराइल से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने को राजी हो गया है। ऐसा करने वाला यह पहला खाड़ी देश बन गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है। तो यहाँ पे पहला है हमारा अनुपम लाल दास को, दूसरा है हमारा प्रशांत भूषण को, तीसरा हमारा गौरव भाटिया को और चौथा हमारा इंदिरा जयसिंह को। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रशांत भूषण जी को। ठीक है, उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे समझाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील यानी प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है। उनकी सजा पर 20 अगस्त को बहस होगी। कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत भूषण को 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 5 अगस्त को मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस मामले में भूषण को दोषी माना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। तो यहाँ पे पहला है 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, दूसरा है 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर, तीसरा है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर और चौथा है हमारा 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि बात करें यहाँ पे तो इसकी व्याख्या की बात करें तो बताया जा रहा है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, ठीक है, तो भारत के जो अभी विदेश मंत्री हैं वो कौन है, एस जयशंकर जी हैं। तो उन्होंने क्या किया कि घोषणा की है कि भारत सरकार मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगी। ठीक है, यानी कि जो ये 500 मिलियन आपको दिखाया जा रहा है इसमें से क्या है कि जो 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर है वो अनुदान में देगी, लेकिन 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो वह ऋण के रूप में देगी। ठीक है, यानी कि 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर को नहीं रिटर्न करना पड़ेगा, बट 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर वो ऋण में दे रही है। ठीक है, इस धनराशि का उपयोग कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए मतलब किया जाएगा और यहाँ पे भारत की वित्तीय सहायता से मालदीव में लागू की जाने वाली यह परियोजना मालदीव में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। ये 6.7 किलोमीटर की पुल निर्माण परियोजना है जो माले को मालदीव में 3 अन्य पड़ोसी द्वीपों विलिंगिली और गुलीफाहू और थिलाफुसी से जोड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो-2 का सफल परीक्षण किया है। तो यहाँ पे पहला होगा पाकिस्तान, दूसरा है जापान, तीसरा है रूस, चौथा है इजराइल। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इजराइल। उसके बाद इसके व्याख्या की यदि हम बात करें तो इसमें हमसे बताया जा रहा है कि इजराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली यानी कि एरो-2, इसका नाम आपको याद रखना है। जो उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है उसका नाम क्या है, एरो-2 का सफल परीक्षण किया। मिसाइल का विकास लेबनान और गाजा से दागे जाने वाले मध्यम दूरी के रॉकेटों के खिलाफ किया गया है। साल 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से अलास्का में सफलतापूर्वक एरो-3 का परीक्षण किया। इस प्रणाली को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। तो ये अलास्का जो है वो किस महाद्वीप में है, प्रेजेंट टाइम की यदि हम बात करते हैं तो अलास्का किस महाद्वीप में है ये आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि अलास्का की कुछ इंटरेस्टेड कहानी है, सो यहाँ पे आपको बताना है कि अलास्का अभी किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो ये आप लोग ट्राई करिएगा बताने की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। तो यहाँ पे है अमृत योजना, उज्ज्वला योजना और जनधन योजना, स्वदेश दर्शन योजना। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अमृत योजना। उसके बाद बात करें इसकी व्याख्या की तो यहाँ पे बताया गया है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। उड़ीसा ने 85.67% स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है। इस योजना का जो मेन उद्देश्य था वो है राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना। इस योजना का उद्देश्य शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण और हरित स्थानों में सुधार करना। उड़ीसा के बाद चंडीगढ़ 75.08% नंबर प्राप्त करके दूसरे स्थान पर है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है और 2 राज्यों की चंडीगढ़ कैपिटल भी है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा की, और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। जबकि यहाँ पे बात करते हैं तेलंगाना तो 74.04 नंबर प्राप्त करके तीसरे स्थान पर रहा है। उसी तरह से गुजरात चौथे, कर्नाटक 5वें, आंध्र प्रदेश 6वें और मिजोरम 7वें, मध्य प्रदेश 8वें, चंडीगढ़ 9वें एवं अंडमान निकोबार 10वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहले स्थान पर कौन था और दूसरे स्थान पर कौन है, देन उसके बाद तीसरे स्थान पर कौन है। ठीक है, मेन रूप से ये याद करना है। और यदि आप जिस राज्य के हो उस राज्य वाइज आप याद कर सकते हो कि एमपी का 8वां स्थान है, मिजोरम का 7वां स्थान है, तो आंध्र प्रदेश का 6वां स्थान है, ये भी आप याद रख सकते हो। लेकिन मेन रूप से पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, तो पहले पे उड़ीसा है, दूसरे पे चंडीगढ़ है और तीसरे पे तेलंगाना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात करें अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
पहले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यहाँ पे है, यानी पहले साल नहीं है, पिछले साल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है 7 साल, दूसरा है 5 साल, तीसरा 4 साल, चौथा है 3 साल। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 साल। उसके बाद बात करें इसकी व्याख्या की, तो यहाँ पे बताया गया कि पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों के डोप स्टेट में फेल होने के बाद उनके पिछले साल के साउथ एशिया गेम्स के मेडल वापस लिए गए हैं। इसके साथ ही तीनों एथलीटों पर 4 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। इनमें से 2 एथलीट ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल के गेम्स में गोल्ड और एक ने ब्रांज जीता था। इन खिलाड़ियों पर 4 साल का बैन 3 दिसंबर 2019 से लागू हो गया है, जो 2 दिसंबर 2023 तक रहेगा। नियम के मुताबिक तीनों से पदक छीन कर उनके पीछे रहने वाले एथलीटों को दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हार्निवल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं? तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा है हमारा झारखंड। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे व्याख्या की, तो इसमें बताया जा रहा है कि उपग्रह पर आधारित यह अध्ययन 862 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में किया गया है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में वनों की कटाई की वार्षिक दर 8.2 वर्ग किलोमीटर है और पापुम रिजर्व फॉरेस्ट बड़ी रंगीन और फल खाने वाली हॉर्नबिल की 3 प्रजातियों ग्रेट पुष्पांजलि और ओरिएंटल चितकबरा का निवास स्थान है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है? तो यहाँ पे पहला हमारा इंडोनेशिया, दूसरा हमारा बांग्लादेश, तीसरा हमारा पाकिस्तान और चौथा हमारा मलेशिया। तो ये जो द्वीप होते हैं, जो हमारे टाइगर रिजर्व होते हैं, तो इनको हमको, और जो भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जो जियोग्राफी से कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि हमको लिस्टेड होने चाहिए, हमारे पास वो लिस्ट बना के उनके रखी होनी चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पूछे जाते किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा सुमात्रा द्वीप आता है, हमको ये देश का नाम पढ़ के ही पता चल जाना चाहिए कि किस देश में सुमात्रा द्वीप है, ठीक है। द्वीप का नाम पढ़े तो हमको पता चल जाना चाहिए कि ये किस द्वीप मतलब देश में है। यहाँ पे हम इसके आंसर की बात करते हैं, इंडोनेशिया होगा। और यहाँ पे इसकी व्याख्या की बात करें तो क्या बताया गया कि हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर क्या हुआ कि माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ। उल्लेखनीय है कि लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद यह ज्वालामुखी वर्ष 2010 में पुनः सक्रिय हुआ था। वर्ष 2010 के बाद वर्ष 2014 और 2016 में भी इस ज्वालामुखी में उद्गार हो चुका है। माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, ठीक है। जो माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया में ज्वालामुखी है, वो 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है, जो कि कहाँ पे, सुमात्रा द्वीप में हाल फिलहाल में इसका उद्गार हुआ, ठीक है। तो ये सुमात्रा द्वीप कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है? तो यहाँ पे पहला है नेपाल, दूसरा है रूस, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है इराक। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पाकिस्तान। उसके बाद इसकी व्याख्या में बताया गया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दशकों पुराने रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर दिया है। सऊदी ने पाकिस्तान को कर्ज और तेल की आपूर्ति रोकने की आधिकारिक पुष्टि की। वहीं सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 7,482 करोड़ रुपए कर्ज लौटाने को भी कहा। सऊदी ने पाकिस्तान को 2018 में
$6.2 अरब का कर्ज दिया था। इसमें से $3 अरब पेट्रोलियम पदार्थ लेने व उसके भंडारण के लिए दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है? तो यहाँ पे पहला हमारा भारत, दूसरा चीन, तीसरा है जापान और चौथा है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भारत। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। भारत ने कैरीकॉम के तहत कैरिबियाई समुदाय को इस सहायता राशि की पेशकश की है। कैरिबियन क्षेत्र में 20 विकासशील देशों का एक समूह है और कैरीकॉम का गठन 1973 में किया गया था। इसके 15 सदस्य हैं। कैरीकॉम सिंगल मार्केट का उद्देश्य अधिक से अधिक और बेहतर अवसर प्रदान करके क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की मनाई गई है। ठीक है, यानी कि 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन मनाई गई है, यानी कौन सी उसकी वर्षगांठ बनाई गई है? तो यहाँ पे पहला है 100वीं वर्षगांठ, 102वीं वर्षगांठ और 78वीं वर्षगांठ, या की बात करें हम यहाँ पे तो 91वीं वर्षगांठ। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था हमारा 1942 में मनाया जाता है, यानी 8 अगस्त 1942 से स्टार्ट किया जाता है। तो इसमें पूछा गया कि 8 अगस्त 2020 को उसका कौन सा मतलब कि वर्षगांठ मनाया गया है। तो आपको बताना है कि 100 साल पूरे हो गए हैं या 102 साल या 78 साल या कि 91 साल, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर जरूर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग आंसर देने की जरूर कोशिश करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो कि आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।